यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को। प्रीवियस ईयर पेपर के 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एक सीरीज कंटिन्यू करी है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में जहाँ पर भी आपसे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है वो सारे ही पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और 5 मार्च 2022 का एक पेपर हुआ था एमपी टेट में बाल विकास का, उसे आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको हर एक पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस से हो, पर्सनालिटी से हो, हेरिडिटी से हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हो, पियाजे की थ्योरी हो गई, तो हर टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। साथ ही प्राइमरी टीचर का आपका कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। कंप्लीट सीडीपी क्लासेस विथ 2 ईयर वैलिडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपको 2 साल तक कोर्स को एक्सेस करने को मिलेगा। इसमें आपको टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आसानी से आप लाइव टेस्ट की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर कर कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके, साथ ही इसका बुक भी अवेलेबल है, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर से आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। दिस इज़ व्हाट्सअप नंबर। और साथ ही सेशन अपन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है कि बालक के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये अपना डेवलपमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा है कि बच्चे के विकास में मेन रोल किसका रहेगा। फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के सदस्य रहते हैं, चाचा चाची, ठीक है, रिलेटिव जो रिश्तेदार यहाँ पर हो गए, वो सारी चीजें माता पिता निभाते हैं या फिर फ्रेंड्स निभाते हैं। तो मेन रोल किसका रहता है, मेन पेरेंट्स का रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे, फिर दूर के रिश्तेदार हो गए। इस तरीके से ये पूरी चेन बनेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी, पेरेंट्स, माता पिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। गर्भधारण की जो प्रथम अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है। एम्ब्रो स्टेज प्रिंड अवस्था कहा जाएगा, फेटस स्टेज भ्रूण अवस्था कहा जाएगा, ओवम स्टेज डिंब अवस्था इसे कहा जाएगा, या फिर गैस्ट्रेशन स्टेज या बीजावस्था जिसे अपन बोलते हैं वो कहा जाएगा। तो देखो मेनली जो होती है इसको तीन के तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, मतलब तीन कैटेगरीज की होती है। ठीक है, अगर अपन इसको पूरे 9 महीने को डिवाइड करें तो पहले ये तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज मानी जाती है वो किसको यहाँ पर मानी जाती है, ओवम को माना जाता है। ओवम स्टेज सबसे पहली स्टेज यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। द जर्मिनल सबसे पहली, या फेटस आप इसे बोल पाएंगे, ओवम इसे आप बोल पाएंगे। दूसरी एम्ब्रॉयनिक यहाँ पर होती है, जिसको अपन हिंदी में जो बोलेंगे पिंड अवस्था अपन कह सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वाली जो होती है फैटल स्टेज होती है। तो आपको तीन नाम, अभी अपन इसका पूरा डिटेल समझ रहे हैं, आपको अभी केवल तीन नाम याद करना है। सबसे पहले आपको नाम याद करना है जर्मिनल। ठीक है, दूसरा एम्ब्रॉयनिक होता है, तीसरा फेटल यहाँ पर होता है। हिंदी में इनके ट्रांसलेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अपन इसको जीईएफ करके याद कर ले। जीएफ तो सबको याद है अपने जीवन की, बीच में ई और ऐड कर लो, है ना। तो जीईएफ आप याद कर लो, जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिक एंड फेटल स्टेज। जो फर्स्ट के 2 वीक होते हैं स्टार्टिंग के, अगर अपन बात करें 15 डेज बात कर लो, ठीक है। द फर्स्ट 2 वीक आफ्टर द कंसेप्शंस आर नोन एज जर्मिनल स्टेज, मतलब शुरुआत के जो 15 दिन होंगे या 2 वीक होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, जर्मिनल स्टेज बोलेंगे, है ना। उसके बाद द थर्ड थ्रू द 8 वीक, तीसरे वीक से लेकर 8वें वीक तक का जो समय रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, एम्ब्रॉयनिक पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तीसरे से लेकर 8वें वीक तक को एम्ब्रॉयनिक या पिंडावस्था कहा जाएगा। और द टाइम फ्रॉम द 9th वीक अंटिल बर्थ, 9वें महीने से लेकर जो लास्ट अपना समय होगा, है ना, उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर 9 टू लास्ट अपन इसको लिख लेते हैं, इसको फेटल पीरियड कहा जाएगा। तो आपको तीन अवस्था याद करनी है। शुरुआत के जो 15 दिन होंगे जर्मिनल होंगे, फिर अगर मैं तीसरे वीक वाइज बात करूँ तो तीसरे वीक से लेकर 8वें वीक तक का समय एम्ब्रॉयनिक कहलाएगा, और उसके बाद का जो पूरा समय होगा वो फेटल पीरियड कहलाएगा। क्योंकि अब ये क्या होता है, अपन इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जर्मिनल की अपनी अलग चीजें होती है कि जर्मिनल स्टेज में डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रॉयनिक में बच्चे का विकास कैसे होता है, फेटल में बच्चे का विकास कैसे होता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज अपन पूरा जर्मिनल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
हालांकि होती ये पूरी प्रोसेस है, ये इस तरीके से 23 दिन का ये पूरा प्रोसेस चलता है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, है ना। तो अपन इसको थोड़ा आसान सी लैंग्वेज में समझने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी, जर्मिनल स्टेज हो गई। अभी आपने पढ़ा 0 to 15 डेज वाली। ये गर्भाधान से शुरू होता है, और जब एक शुक्राणु और अंडा फेलोपियन ट्यूब में मिलता है, जब एक स्पर्म और एग जो है फेलोपियन ट्यूब से मिलेगा, तब ये स्टेज यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो स्पर्म होगा वो फर्टिलाइज होगा, है ना। स्पर्म फर्टिलाइज द एग, वो एग को फर्टिलाइज करेगा और एक जाइगोट को यहाँ पर, एक युग्मनज यहाँ पर बनाएगा। शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है और युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज यानी कि जो जाइगोट होता है, लगभग 1 सप्ताह के दौरान गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू कर देता है। मतलब इस तरीके से पूरा उसका समय चलता है। ठीक है, तो द जाइगोट बिगिंस द जर्नी डाउन टू द यूट्रिस ओवर द कोर्स अबाउट अ 1 वीक। मतलब ये पूरी प्रोसेस जो चलती है 1 वीक में कंप्लीट होती है। मैं आपको पहले एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डे 0 में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगी, तो ये डे 0 हो गया। डे 1 फर्स्ट क्लीवेज यहाँ पर बनता है। सेकेंड में 2 सेल स्टेज क्रिएट होती है। 3 से 4 दिन में 4 सेल स्टेज होती है। फिर धीरे धीरे 8 सेल कंप्लीट यहाँ पर होता है। ठीक है, 3 to 4 में 4 से ये 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं 4th डे की बात करूँ, तो ये 8 सेल यहाँ पर पूरा मोरूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर डे 5 में ब्लास्टोसिस की प्रोसेस होती है। इसको बोला जाता है अर्ली ब्लास्टोसिस की प्रोसेस, है ना। फिर ये वाली जो स्टेज होती है, हर एक डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। लेटर स्टेज ब्लास्टोसिस यानी कि हैचिंग की प्रोसेस इसको बोला जाता है, जैसे एग हैच होते हैं, काइंड ऑफ वही प्रोसेस यहाँ पर होती है। और 8 to 9 में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका, ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ओवरी यहाँ पर आपको दिखा रखिए, और ये फेलोपियन ट्यूब है। तो ये किस तरीके से प्रोसेस अपना जाता है वो पूरा मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये 15 डेज का पूरा जर्मिनल पीरियड रहेगा। तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा कि क्या होगा, शुरुआती जो अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था, क्योंकि सबसे कम समय 15 डेज का ये टाइम इसके अंदर रहता है ना। कहाँ से शुरू होता है, गर्भाधान कंसेप्शन से ये शुरू हो जाएगा, जब एक शुक्राणु अंडाणु जो है फेलोपियन ट्यूब में जाकर मिलेगा। शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा, एक युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज लगभग 1 सप्ताह, मतलब 7 से 8 दिन तक इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, इस यात्रा के दौरान युग्मनज कई बार विभाजित होगा, है ना। अंततः 2 अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करता है। ड्यूरिंग द जर्नी द जाइगोट डिवाइडेड मेनी टाइम्स, इवेंचुअली क्रिएटिंग 2 सेपरेट स्ट्रक्चर, 2 सेपरेट स्ट्रक्चर को वो क्रिएट कर देता है। एक संरचना अंततः भ्रूण और बाद में जो है फेटस बन जाती है ना। वन स्ट्रक्चर इवेंचुअली बिकम द एम्ब्रॉय एंड लेटर द फेटस एंड द अदर बिकम द प्लेजेंटा। ठीक है, एक प्लेजेंटा यहाँ पर बन जाएगा, है ना। जैसे कि ये इसने बता रखी है कि 2 प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट होगी। एक तो प्लेजेंटा वाली यहाँ पर हो जाएगी, एक एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय से फेटस यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कोशिका का विभाजन तीव्र गति से होता है। 2 सेल 4 सेल में, 4 सेल 8 सेल में, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट अपने गर्भाशय में आता है और गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है ना। उस लेयर में आसानी से वो एडजस्ट हो जाएगा। यदि प्रत्यारोपण सफल हो जाता है, तो शरीर तुरंत गर्भावस्था का समर्थन करने के लिए हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है, और इस समय जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है इस समय में 9 महीने के लिए। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से यहाँ पर चलती है। जो सबसे छोटी स्टेज होती है वो अपनी 2 वीक यानी 15 दिन तक चलती है, जिसको अपन जर्मिनल बोलते हैं। ओके, आगे जब और क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से, फीमेल बॉडी से रिलेटेड है, तो अपन जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट करते जाएंगे अपना पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। हालांकि यदि आप फीमेल सुपरवाइजर का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपकी सेम चीज़ है, और उसमें तो और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, चलना किस प्रकार का सीखना है। चलना कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है, फिजिकल हो गया, मोटर हो गया, बिहेवियर हो गया, ये एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर मैं बात करूं चलना की, तो चलना आपका मोटर डेवलपमेंट है। और मोटर डेवलपमेंट में कौन सा डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, अगर एक तो बात करते हैं अपन ग्रोस मोटर की, और एक बात करते हैं फाइन मोटर की, कल ही पूरा डिस्कस किया था, तो ये अपना ग्रोस मोटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है। अब बताओ कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को, जस्ट एक सोचो विदाउट ऑप्शन, कि कौन सा कारक यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी, या फिर डोमेस्टिक वायरल, घरेलू कलह झगड़े वगैरह होना। तो कक्षा में नींद आना उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा, ये उसके अंदर का एक आलस है। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास का अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन बोल सकते हैं, तो ये तो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लो, कल्पना गलत है, आकार गलत है, भावना गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकार यहाँ पर नहीं है, कौन सा मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पर नहीं है।
देखो, पहला है एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आना। दूसरा गाउट, गांठिया यहाँ पर हो सकता है। तीसरा न्यूरोसिस, तंत्रिका विकार। फोर्थ वाला है साइकोसिस, मनोविकृति। तो उसमें कौन सा मेंटल डिसऑर्डर जिसका मानसिकता से कोई संबंध नहीं? तो देखो, गांठिया विकार जो है एक प्रकार का फिजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, शारीरिक प्रकार का डिसऑर्डर, इसमें मानसिकता से कोई संबंध नहीं है ना? तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। गठिया का एक रूप जिसमें जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये आप देख सकते हैं। यूजुअली ये पैर का जो अंगूठा होता है इसमें ज्यादा ये होता है। ठीक है, दर्द और सूजन तब होती है जब बहुत ज्यादा यूरिक एसिड क्रिस्टलीकृत होकर आपके बॉडी के किसी हिस्से में या जोड़ों में जाकर जम जाता है, तब बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। यूजुअली ये जो पेन होता है रात के समय बहुत ज्यादा उठता है ना? गाउट के लक्षणों में जोड़ों में दर्द बहुत आसान या कॉमन सिम्टम है ना? अक्सर बड़े पैर के अंगूठे में ये देखा जाता है, तो इसे गाउट गांठिया यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में जोड़ों में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मानसिक विकृति में कौन सा शामिल नहीं है? प्रीवियस क्वेश्चन भी यही था, लेकिन ऑप्शन अलग थे। उसने पूछा था मेंटल डिसऑर्डर। अगला यही पूछा इसने कि मेंटल इलनेस में कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है। लेकिन अब ऑप्शन देखना, हेरिडिटी के कारण मेंटल इलनेस हो सकती है क्या? कि माता पिता में तो वो बच्चों में भी दिखी जाएगी। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एक रीजन हो सकता है। चेंजेस इन ब्रेन, मस्तिष्क में कुछ विचारों में परिवर्तन होना, या उसमें किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस यहाँ पर होना। ठीक है, उसके बाद देखना, र्यूमेटिक फीवर, कौन सी चीज जो है मानसिक बीमारी नहीं है? देखो, फीवर है तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल के अंदर आ जाएगा अगेन, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रूमेटिक फीवर जो है अपना मेंटल इलनेस का कारण नहीं है। यूजुअली जो बुखार होता है उसका एक आप टाइप इसको समझ सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, सूजन संबंधी बीमारी होती है। हृदय, जोड़ों, मस्तिष्क और त्वचा को ये प्रभावित करती है। जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन होता है, तो बेसिकली जो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, उसकी वजह से यहाँ पर गले में संक्रमण होता है और रूमेटिक फीवर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बात तो सिंपल सी है कि कौन सा मेंटल में नहीं है, तो फीवर इसमें कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? अगर वो बच्चा एक वर्ष का हो चुका है तो उसका वजन जन्म के कंपैरिजन में 3 गुना हो जाना चाहिए। अगर शुरुआती समय में बच्चा 3 किलो का है, ठीक है, जो आइडियली माना जाता है कि 3 किलो से ज्यादा का ही बच्चे का जन्म होते समय उसका वजन इतना होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 किलो से लगभग 3 गुना, मतलब कि 9 kg से ऊपर होना चाहिए। 9 kg या उससे ऊपर होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लगभग 3 गुना होना ही चाहिए। ठीक है, आमतौर पर 1 साल के बच्चों में लड़कों का वजन देखा जाए तो 10.2 किलो और लड़कियों का वजन 9.5 किलो होना चाहिए। हालांकि 1 साल के अंत तक शिशु का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से इस थ्योरी से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके नोट्स में है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। उदाहरण के लिए, अगर जन्म के समय शिशु का वजन 3 किलो है तो 1 साल के बाद लगभग 9 किलो हो जाएगा। 6 महीने की उम्र के बाद शिशु का वजन बढ़ना थोड़ा सा धीमा हो जाता है। 6 महीने तक तो एक्सटेंसिवली इंक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा धीमी गति से वो इंक्रीज होता है। ज्यादातर बच्चे 4 से 6 महीने में अपने वजन के 2 गुना हो जाते हैं। माँ का वजन अच्छा होने से बच्चे का भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैशवावस्था में रक्तचाप, जैसे इन्फेंसी स्टेज की बात करूँ तो बीपी सामान्यतः बच्चों का कम रहता है। ठीक है, और बुढ़ापे में भी बीपी थोड़ा सा लो ही मिलता है। बाकी 120/80 अपना एक आइडियल कंडीशन होती है ना? तो शैशवावस्था में जो रक्तचाप रहेगा वो कैसा रहेगा? कम रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, द एवरेज ब्लड प्रेशर इन न्यूबॉर्न जो बेबी होगा उसका 64/41 रहता है, मतलब इतना कम रहता है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि उस समय तक पूरा बॉडी का सिस्टम डेवलप नहीं होगा, है ना? तो कम ही रहता है। द एवरेज ब्लड प्रेशर इन चाइल्ड 1 मंथ थ्रू 2 ईयर, 1 महीने से लेकर 2 साल तक के जो बच्चों का ब्लड प्रेशर रहेगा वो 95/58 एक एवरेज यहाँ पर रहता है। जैसे अभी अपन 120/80 मानकर चलते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों में लगभग 2 साल तक इतना कम ही रहेगा। ठीक है, ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? तो गले की मांसपेशियों में ऐंठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार और बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। स्टैमरिंग, हकलाना, जो एक बीमारी है जो मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से होती है ना? और दूसरा देखना, लिस्प, यहाँ पर तुतलाना हो सकता है। लिस्पिंग, मुखर उच्चारण अपन बोलते हैं ना, यहाँ पर वो चीज हो रही है कि जो बोल रहा है सामने वाला, अपन उसका उच्चारण कर रहे हैं। स्लरिंग, अस्पष्ट उच्चारण यहाँ पर हो सकता है। तो बेसिकली अगर मांसपेशियों में ऐंठन है तो उसका एक डिसऑर्डर यहाँ पर स्टैमरिंग हो सकता है, हकलाना हो सकता है। तो बेसिकली 3 चीजें होती है। स्पीच डिफेक्ट करके एक टॉपिक है, उसमें आपको बताया जाता है कि बोलने संबंधी 3 विकृतियां यहाँ पर हो सकती है। ठीक है,
तो सबसे पहला देखना लिस्पिंग होना, दूसरा स्लरिंग होना और तीसरा स्टैमरिंग होना। ठीक है, तीन प्रकार की चीजें हो गई। अब एक एक का मीनिंग समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन किसका समझे, लिस्पिंग का समझ लेते हैं, तुतलाना का समझ लेते हैं। तो बेसिकली लिस्पिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फंडामेंटल स्पीच डिसऑर्डर दैट हिंडर्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोनाउंसिंग सर्टेन वर्ड्स। मतलब कुछ वर्ड बोलने में बच्चे को यहाँ पर दिक्कत होगी। अब ये किसका दिक्कत है, ये टंग का, जीभ का दिक्कत है, जिसकी वजह से बच्चा सही तरीके से वर्ड जो है उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। अपन बोलते हैं ना बच्चा र नहीं बोल पाता है ना। मेरे को कुछ खाना है तो वो र वर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, स वर्ड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो जेड वर्ड होता है ज, उसको अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर नाम हो गया, रोहित हो गया, तो उसको लोहित बोलेंगे। इस तरीके से जो ये होती है तुतलाने वाली दिक्कत होती है, तो ये टंग वाला इशू है, मांसपेशियों में ऐंठन वाला इशू नहीं है। तो लिस्पिंग वाला अपना गलत हो गया। दूसरा होता है स्लरिंग होना। तो स्लर्ड स्पीच इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल और स्लो स्पीच दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंडेबल बाय द लिसनर। मतलब कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो सुनने वाला है उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो एबनॉर्मल और स्लो स्पीच यहाँ पर हो सकती है कि जो बोलने वाला है वो थोड़ा धीमी गति से बोलता हो और उसका जो बोल सकते हैं ना कि उसके उच्चारण स्पष्ट नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट नहीं है। तो सुनने वाले को, लिसनर को ये समस्या हो सकती है कि उसको वो वर्ड समझ में नहीं आए। स्लरिंग ऑफ द स्पीच कैन बी टेम्परेरी और बी परमानेंट डिसऑर्डर। ये टेम्परेरी भी हो सकता है कि समय के साथ धीरे धीरे सुधर जाए, और बहुत सारों में ये परमानेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब कुछ अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से स्लरिंग यहाँ पर हो सकती है। अगला देखिएगा जो आपका आंसर भी था, स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग होना, हकलाने की जो प्रोसेस यहाँ पर होती है। स्टैमरिंग इज अ टाइप ऑफ स्पीच प्रॉब्लम विच अकर व्हेन द स्पीकर इज नॉट एबल टू मेंटेन a smooth forward flow of speech and experience recurrent blocks in the production of speech sound in conversational speech particular when excited or under psychological stress। किसी भी प्रकार के अगर अपन बोले वो स्ट्रेस के अंदर है, या अपन बोल सकते हैं कि उसका बोलना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो अपने वर्ड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते और हकलाकर बोलता है। ठीक है, और मांसपेशियों में ऐंठन के कारण भी ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं क क क क क किरण, है ना, ये तो आप सभी को याद होगा। तो ये किस चीज़ के साथ डील हो रही, स्टैमरिंग के साथ यहाँ पर डील हो रही है, बेसिकली हकलाने के साथ डील करी जा रही है। ठीक है, तो मांसपेशियों में ऐंठन के कारण स्टैमरिंग की समस्या यहाँ पर हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन टाइप आपने यहाँ पर सीख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है पर्सनालिटी चैप्टर का। ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द शेल्डन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का क्या प्रकार है, सोशल, मेसोमॉर्फिक हो सकता है, एथलीट टाइप का हो सकता है, या फेनिक स्थूल का यहाँ पर हो सकता है। तो जो शेल्डन ने प्रकार दिए हैं उसके अंदर कौन सा वाला आ जाता है, तीन प्रकार होते हैं शेल्डन के, जो व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। ये अपन कह सकते हैं कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मोटा, पतला, लंबा, दुबला जैसा होगा, उस बेसिस पर तीन कैटेगरी बनाई गई है। तो उसमें से एक कैटेगरी कौन सी हो जाती है, मृत्याकृति, मीसोमॉर्फिक यहाँ पर हो जाती है। राइट, तो ये तीन कैटेगरी आप देख सकते हैं। सबसे पहली होती है एंडोमॉर्फिक। अपन ने याद करने का क्या तरीका बनाया, एंडो मतलब अंडा, अंडा मतलब कि एग, जो एग जैसा दिखता है, मतलब थोड़ा सा हष्ट पुष्ट मोटा सा दिखता है ना। अपन बोल सकते हैं जिसका वेट, ओवर वेट जो होगा वो अपन यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले होते हैं या इस प्रकार की जो फिजिकल स्ट्रक्चर वाले होते हैं वो काफी रिलैक्स रहते हैं, वो काफी चिल रहते हैं। ठीक है, पीसफुल वो रहते हैं, उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, मस्ती मजाक या मस्त मोला आप इन्हें कह सकते हैं। दूसरे वाले जो होते हैं वो मीसोमॉर्फिक होते हैं, ये मस्कुलर होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, है ना, मृद्याकृति जिसे अपन अभी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव रहेंगे, असर्टिव रहेंगे, कॉम्बेटिव ये रहेंगे, विग्रस ये रहेंगे, हर काम को करने के लिए तुरंत एक्टिव। इनको कहो कि सुबह 7 बजे आपको गार्डन में पहुंचना है, कुछ एक्टिविटी हम लोग करेंगे, तो ये पौने 7 पर आकर बैठ जाएंगे। मतलब इतने फिजिकली ये फिट भी होते हैं, काफी एक्टिव भी रहते हैं, है ना, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले ये रहते हैं। अब एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो ये क्वाइट थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं, है ना, और अपन इनके बारे में बोले थोड़े सेंसिटिव ये होते हैं, क्योंकि ये दुबले पतले और बहुत ही बोल सकते हैं ना कि अपन एक तरीके से बोले कि कुपोषण के शिकार उस टाइप के ये दिखते हैं, तो ये एक्टोमॉर्फिक होते हैं। तो बेसिकली ये शेल्डन ने दिए पर्सनालिटी के तीन टाइप है। एंडो से आप याद कर लो एग जैसा, एक्टो मतलब टी से आप याद कर लो कि टावर जैसा दिखने वाला, पतला दुबला लंबा सा। ठीक है, और मीसोमॉर्फिक मतलब एकदम परफेक्ट। दो चीजें याद होगी तो बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक तत्व यहाँ पर कौन हो सकते हैं? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट फैक्टर यहाँ पर क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, जियोग्राफिकल या इकोनॉमिक। अब इसने पूछा है कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, है ना, बायोलॉजिकल आप समझते हैं जिससे जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में यानी कि जैविक निर्धारक में कौन आ जाएगा? अपना हेरिडिटी आ जाएगा, है ना। एक बच्चे का जन्म हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, उसके अंदर कोई गुण ऐसे दिख रहे हैं जो माता पिता के समान है, वो सब बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना हेरिडिटी हो जाएगा। अगला देखना, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? लैंग्वेज इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ स्टिमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशनल पावर, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। तो अब डेवलपमेंट जो होता है, भाषा का डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकता है, अनुबंध करके सिखा दिया गया, जैसे कि अपन बिहेवियरिज्म में जितनी भी थ्योरी ले लो, थॉर्नडाइक की ले लो, जिसकी भी थ्योरी अपने पास, स्किनर की हो गई, वो डॉग वाली थ्योरी हो गई, पावलाव की, तो वो सब अनुबंध करवा के ही सिखाते हैं। अनुकरण करके बच्चा टीचर को सुनकर, आसपास के बच्चों को देखकर सीख लेता है। मैच्योरिटी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा सीख जाएगा, लेकिन एडिशनल पावर जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो वो लैंग्वेज में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आपका इंटेलिजेंस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या एमआई थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी? हार्वर्ड गार्डनर ने दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अलग अलग प्रकार बताए इंटेलिजेंस के। कुछ व्यक्ति बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। कुछ म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले होते हैं जिसके अंदर खुद ही अपना आर्ट होता है। लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी वाले होते हैं। इंटरपर्सनल यहाँ पर होते हैं जो दूसरों से घुलना मिलना बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, जस्ट लाइक कि कोई भी अपने नेता वगैरह हो गए। इंट्रापर्सनल जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जैसे कोई कवि वगैरह हो गया। लिंग्विस्टिक भाषाई वह जिसका भाषा पर पूरा कमांड रहेगा, जो अपने विचारों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि वाले क्या करते हैं कि इमेजिनेशन उनका बहुत अच्छा होता है, जैसे स्कल्पचर वगैरह हो गया, किसी भी चीज को इमेजिन करके उसको एक नया आकार देना स्पेशल इंटेलिजेंस वाले कर सकते हैं। नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं, जिनको प्रकृति के साथ रहना, है ना, नेचर से जुड़े हुए, इस टाइप के अपन इन लोगों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमआई थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू विच लर्निंग प्रिंसिपल। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सी चीज आ जाती है? देखो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब कोई भी चीज आपके पास आती है, आपका माइंड उसको किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो इसमें आपकी लगेगी समझ। तो समझ को मैं इन चारों में से किससे कनेक्ट कर सकती हूँ? कॉग्निटिविज्म से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 को देखिएगा, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है वह क्या होता है? अ स्टूडेंट हु आर्ग्यूज विद द टीचर एंड क्लासमेट, मतलब तर्क वितर्क करना एक अच्छी चीज है ना। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहस करना गलत चीज हो गई, लेकिन तर्क वितर्क करना, विचार विमर्श करना, तो ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है, तो आंसर भी अपना सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, मैघ चित्र परीक्षण निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, बेसिकली हिंदी में उसको लिखा गया है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड में क्या दिख रहा है उसका, आप उसमें क्या देख पा रहे हो? अभी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? आपको दिख रहा होगा कि कोई एक बर्ड उड़ रहा है, आपको ये भी दिख रहा होगा एक एरोप्लेन की छवि है, आपको कुछ और भी यहाँ पर दिख सकता है। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो बेसिकली उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को जानने के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, कल की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव यहाँ पर होते हैं। तो ये प्रोजेक्टिव का टाइप हो गया। क्लाउड पिक्चर टेस्ट में क्लाउड से आपको एक भूत भी दिख सकता है, क्लाउड में आपको भगवान भी दिख सकते हैं, क्लाउड में आपको हार्ट भी दिख सकता है। ठीक है, तो वो देखने वाले के नजरिए के ऊपर है। तो ये पर्सनालिटी को चेक करने का तरीका है। अगला देखो, फिर से पर्सनालिटी का जो टेस्ट होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेट टेस्ट किसको मापने की विधि है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। ये प्रीवियस शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, किसने दिया था? वो अपन ने बोला था मौर्य और मुर्गन ने दिया था। टीएटी जो है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो होता है बड़े लोगों के लिए, 18 साल से बड़े लोगों के लिए यूज होता है, एक प्रकार की प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो सी आंसर अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट और कौन कौन से हो सकते हैं? आप ये भी देख सकते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, रोशा का इंक शाही धब्बा वाला टेस्ट होता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो अभी आपने देखा। ऐसे ही अपना लियोपोल्ड और बैलक ने दिया हुआ है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको अपन सीएटी बोलते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, मॉसिक टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है, ड्रॉ एंड मैन टेस्ट यहाँ पर होता है। ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक है, व्यक्ति के अवचेतन मन में क्या चल रहा है उसको जानने की। अधिगम एक प्रकार की क्रिया है, कैसी? रिलीजियस, सोशल, फिजिकल या पॉलिटिकल। तो अधिगम एक प्रकार की कैसी क्रिया होती है? लर्निंग करना एक प्रकार की कौन सी एक्टिविटी होगी? इनमें से अगर आप देखें तो सोशल एक्टिविटी होगी, है ना, क्योंकि लर्निंग कैसे होती? सबके सीख कर, सबके साथ बैठकर इसी तरीके से होती है, अनुकरण करके वगैरह। तो सोशल बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? लर्निंग का स्टाइल, मोटिवेशन, एटीट्यूड, या फिर लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली सब चीजें लर्निंग को अफेक्ट करती है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर या पेरेंट। देखो, शिक्षा की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, स्टडी की बात हो रही है, तो उसमें पेरेंट इतना ज्यादा भी इन सब में कंपैरिजन करे तो पेरेंट का रोल कम पड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीखने को व्यक्तिगत और ब्लैंक कारकों की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड फैक्टर। एक तो पर्सनल फैक्टर हो गया, पर्सनल के साथ साथ व्यक्ति के साथ एक और कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ होना चाहिए? फिजिकल फैक्टर, मतलब आसपास का इन्वायरमेंट आप इसे कह सकते हो, आसपास का पर्यावरण आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ओके है। अगर चारों में देखो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीचिंग किस प्रकार की, शिक्षण किस प्रकार की प्रोसेस है? छात्रों का मार्गदर्शन करना एक जटिल कला है, क्या ये बात सही है ना? एक कॉम्प्लेक्स आर्ट है जो हर कोई नहीं कर सकता, मतलब टीचर अपने आप में यूनिक होता है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच में संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन अमंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। चूज द करेक्ट कोड, सही कोड क्या है? क्या ये दोनों कोड सही है? बिल्कुल दोनों सही है, कॉम्प्लेक्स आर्ट भी है और संबंध स्थापित करना भी सही है। अगला देखना, शिक्षण कैसा होना चाहिए? डायग्नोस्टिक होना चाहिए, रिमीडियल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की समस्या को पहचानना, डायग्नोस्टिक करना और उसका उपचार करना, रिमीडियल करना। ठीक है, 25 को देखिएगा, व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना एक तरीका है। ओके, शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई। क्या हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन बनाई जा सकती है? इंडिविजुअल एजुकेशन स्कीम या प्लान बनाया जा सकता है क्या? नहीं, सभी बच्चों के लिए कॉमन बनता है। कुछ जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़े कमजोर है, तो उसके लिए थोड़ी अलग प्लानिंग हो सकती है, बट ओवरऑल सबके लिए कॉमन बनती है। तो ये वाली चीज तो सही है, प्रत्येक बच्चे का अधिगम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान यहाँ पर बनाया जाए। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं केवल और केवल स्टेटमेंट वन यहाँ पर ठीक है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगेन इंटेलिजेंस का ये क्वेश्चन है, थ्रस्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? थ्रस्टन ने जो प्राथमिक मेंटल एबिलिटीज बताई है वो 7 प्रकार की बताई है। ठीक है, सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका वर्बल आ जाएगा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, शब्दों की क्षमता, फ्लुएंसी फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, अपनी आंकिक क्षमता जिसे अपन कहेंगे, परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, सोचने समझने की क्षमता, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक अपन इसको बोल सकते हैं, स्पेशल विजुअलाइजेशन, चीजों को इमेजिन करने की क्षमता और चीजों को याद रखने की क्षमता, मेमोरी फैक्टर। तो ये 7 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज के बारे में थ्रस्टन ने बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक बच्चे का सीखना कहाँ से शुरू होता है? स्कूल, सोसाइटी, फैमिली या फिर नेबरहुड। तो एक बच्चा जो सीखता है सबसे पहले अपनी फैमिली, परिवार वालों से ही सीखता है, सी आंसर करेक्ट हो गया। टीचिंग क्या है? एक प्रकार का आर्ट है, एक प्रकार का साइंस है, एक कला और विज्ञान। टीचिंग दोनों ही है, कला भी अपने आप में हर कोई नहीं पढ़ा सकता है और विज्ञान भी है, तो दोनों आंसर अपने सी करेक्ट हो गया। 29 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है, अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है, अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है और अधिगम रचनात्मक है। तो देखो, अधिगम का लक्ष्य हमेशा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये कथन थोड़ा ओके ओके, इसको अपन स्किप कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है। देखना, पिछले अनुभव का सारांश, कि उसके पास जो भी अनुभव है कहीं ना कहीं लर्निंग में उसको सपोर्ट करता ही है, क्रिएटिविटी भी है और अपन बोल सकते हैं कि इसमें सिंथेसाइज करके भी मिलती है, तो केवल सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैंक है, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? लर्निंग अलग होती है और इन्होंने यहाँ पर बताया कि लर्निंग को क्या डिफाइन करोगे, और यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है ना, बच्चों के साथ जो टीचिंग यहाँ पर करी जाती है, शिक्षण यहाँ पर किया जाता है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो लर्निंग कैसी होती है, अपन अधिगम की डेफिनेशन देखते हैं, तो लर्निंग कैसी होती है, अपन परमानेंट बोलते हैं कि अधिगम कैसा होगा? परमानेंट होगा। ठीक है, उसके बाद टीचिंग गतिविधियों को छात्र के जीवन में किस प्रकार से बोला जा सकता है? डिजायर्ड परिवर्तन, हम लोग बच्चों के व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो,
कि अगर मैं इस वाले परमानेंट को फिल करती हूँ तो पीछे टेम्परेरी आ जाएगा, कि हम लोग टेम्परेरी अस्थाई नहीं, हम लोग उसमें भी स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। तो मुझे दोनों जगह क्या चाहिए, अगर मैं एक जनरल एनालिसिस करूँ तो मुझे यहाँ पर भी परमानेंट चाहिए और मुझे यहाँ पर भी परमानेंट चाहिए, दोनों जगह परमानेंट चाहिए। अब ऑप्शन के पास जाओ, ये बोल रहा है रिलेटिवली परमानेंट ठीक है, ये डिजायर्ड भी ठीक है, दोनों ठीक है। ये टेम्परेरी बोल रहा है, ये गलत है। ये डिजायर्ड बोल रहा है और ये परमानेंट बोल रहा है, लेकिन पहली वाली जो चीज है वो कैसी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। डिजायर्ड वांछित नहीं, हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन कैसा हो, परमानेंट हो, लर्निंग कैसी हो, परमानेंट हो, और जो बच्चों के अंदर परिवर्तन हो वो कैसा होना चाहिए, डिजायर्ड होना चाहिए। तो अगर सारे ऑप्शन में कंपैरिजन करें तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो ज्यादा सही लग रहा है, कि रिलेटिवली परमानेंट जो अधिगम होगा वो कैसा होगा, रिलेटिवली परमानेंट, और जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, अपना डिजायर्ड वांछित होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पेपर के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कल सुबह 6 बजे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट ये आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। ठीक है, कौन सी एग्जाम की आपकी तैयारी अभी चल रही है, एमपी वर्ग 3 है या आप एचपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ मेंशन, ताकि उस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।